विवेक जी नमस्कार। पैनलिस्ट साथियों को, आपको, आपके सभी दर्शकों को, देखिए ऐसा है 11 वर्षों की उपलब्धि का अगर ढिढोरा पीट रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को, देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। लगातार इनको तीसरा कार्यकाल मिला और कम से कम दोनों कार्यकाल में जो ये वादा चाहे 14 के चुनाव में करके आए, चाहे 19 के चुनाव करके आए, चाहे विभिन्न राज्य सरकारों के चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था, समीक्षा का दिन था। आज 11 साल बेमिसाल लिखने के पहले उसकी समीक्षा कर लेते, क्या हमने जो वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्या इन्हीं के सरकार के काल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर पहुंच गया, उसके क्या कारण थे। या पर कैपिटा इनकम में भारत 143rd ग्लोबली ग्रेड जो है इन 25 में, आउट ऑफ 127 टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर में 127, और उसमें पर कैपिटा इनकम 143rd। अगर ये पहुंच गया तो इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अगर इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का प्रतिवर्ष, अगर नहीं पूरा हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और CMIR के आंकड़े के अनुसार भारत पिछले कुछ सालों में, आवाज जा रही मेरी? बिल्कुल जा रही है, बोलिए आप। मुझे लगता है आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। बादशाह आलम जी के पास जा रहा हूं। बादशाह आलम जी, कैसे देखते हैं आप इन 11 सालों को? सर, ये 11 साल में ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इनकी उपलब्धियां हैं, ये इनको बताना चाहिए। कम से कम मोदी जी को आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेना चाहिए थी कि 11 साल में हमने क्या क्या, हमारी उपलब्धियां हैं, क्या क्या हमने वादे किए थे और क्या क्या हमने पूरे किए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 11 साल के अंदर ये भ्रष्टाचार ही होता रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी को फुर्सती कहाँ है हिंदुस्तान में रहने की। ये 11 साल में इन्होंने 166 कंट्री की सफर की है और वहां से जितना पैसा इनके उस पे खर्च हुआ है इनके विदेश जाने में, उतना कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आया भी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। अगर उतने ही पैसे, मैं आपको एक ये डिटेल बता देता हूँ, इन्होंने 2014 में 10 देशों की विशेष यात्रा करी जिसमें 83 मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने 88 विदेश यात्राएं की है, 73 देशों का दौरा किया है। हाँ, वो किसी किसी में 10-10 बार गए हैं, किसी किसी एक देश में 10-10 बार भी गए हैं, 7 बार गए हैं, 8 बार गए हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि टोटल खर्चा ये इन्हीं के वेबसाइट पर है। ये हमने इसको अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। ये 2015 में 28 देशों की यात्रा करी, 1.38 करोड़ अरब रुपया खर्च हुआ। 2016 में 19 देशों में करी, 78.39 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2017 में इन्होंने 14 देशों में अपनी विदेश यात्रा करी, 76.51 करोड़। 2018 में 23 कंट्री गए, 80.55 करोड़। 2019 नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? विदेश यात्रा में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए, विदेश यात्रा में जाइए, अपनी पॉलिसी विदेश नीति लाइए, फॉरेन लाइए, लेकिन अभी तो इनका देखिए। आप ये क्यों नहीं बताते कि अभी धान की MSP 2013-14 में क्या थी? बादशाह आलम जी, मैं अगर किसान हितैषी पार्टियों से अगर पूछूं कि कोई मुझे 2013-14 की प्रति क्विंटल धान की MSP बता दे, गेहूं की MSP बता दे, बाजरा की बता दे, मूंग की बता दे, सूरजमुखी की बता दे, कोई डेटा आपके पास? ये 11 साल में इनका वादा था कि किसानों का इनकम ये दुगुना करेंगे। क्या ये दुगुना हो गई किसानों की इनकम? मेरी जानकारी के हिसाब से धान जो 1059 रुपए प्रति क्विंटल था, आज की तारीख में 2369 रुपए प्रति क्विंटल है, जो दोगुने से कुछ ज्यादा है। गेहूं की MSP प्रति क्विंटल 1350 रुपए थी, आज 2425 रुपए है, लगभग दोगुनी है। बाजरा जो है था 1525 रुपए प्रति क्विंटल था, आज की तारीख में 2775 रुपए प्रति क्विंटल है, लगभग दोगुनी है। मूंग 4268, आज 8768 है। सूरजमुखी 4021 और आज की तारीख में 7721 रुपए प्रति क्विंटल पर MSP तय की गई है। ये सर कब का रेट है? ये 2025 को बता रहे हैं आप? हाँ, इसी साल का है सर, इसी साल में MSP ऐलान किया गया है। तो इसका मतलब ये किसान हमारे खुशहाल हो गए? तो आप बताएं, मैंने MSP बता दी। आप लोग MSP की बात कर रहे थे, आपने मोदी के विदेश दौरे की बात की। नहीं, हमने मोदी जी की विदेश दौरे की बात इसलिए किया कि जितना एक्सपेंस इसके ऊपर आया है, जितने खर्चे हुए हैं, उसका भी तो कोई हिसाब किताब होना चाहिए। अगर उतना पैसा किसी एक स्टेट में लगा दिया है तो वहां की DGP कहां से कहां पहुंच जाएगी।
तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 11 साल में जो इनकी उपलब्धियां हैं, अरे हमारा तो एक रिक्वेस्ट है ये बीजेपी वालों से कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करा दो गांधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्या क्या उपलब्धियां हैं जरा उनके मुंह से भी तो हम लोग सुन लें। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे, कौन कौन देश छोड़ के भाग गया, कितना कितना करोड़ यहाँ से ले गया, ये क्या तो है सारी चीजें भ्रष्टाचार, क्या जनता के कौन सामने कौन है। सा करप्शन पिछले 11 साल में, कोई एक बड़ा घोटाला ही बता दीजिए। चलिए अब 11 साल, ये राफेल ही का ले लो ना, राफेल में घोटाला नहीं हुआ है क्या? कौन सा? कोई कागजात इसका सामने आया? हाँ, इसकी कौन से राफेल की बात कर रहे हैं बादशाह साहब? इसकी फाइल कहाँ गुम हो गई? कोई फाइल गुम नहीं हुई भाई साहब। कौन सा घोटाला? ये घोटाला तो कोर्ट में भी लेकर गए थे, फिर कोर्ट से बैरंग वापस लौटे। भाई विपक्ष इस घोटाले को कोर्ट में भी लेके गया था, कोर्ट से फिर बैरंग वापस लौटा विपक्ष इस घोटाले के बारे में। बंद लिफाफा गया था कोर्ट में। हाँ, तो कोर्ट ने देखा होगा ना बंद लिफाफा। अब बंद लिफाफा का क्या मतलब होता है वो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। नहीं, वो बिहार वाला मतलब कुछ और होता होगा, अब कुछ और मतलब निकाल लिया। अनंत अमित आपको कुछ कहना चाह रहा है? अनंत अमित जी देखिए विवेक जी, ये बादशाह साहब उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार की जननी रही है, जिस पार्टी और पूरा देश जानता है कि चारा चोरी करके लालू यादव जी ने क्या किया और बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो बादशाह जी आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती है। विवेक जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। अभी मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, अपने मित्र को, सपा को भी सुन रहा था, आरजेडी को भी सुन रहा। आरजेडी ने बात कहां से शुरू किया? भ्रष्टाचार से। आपने सही सवाल किया। मैं आपके माध्यम से पुनः इन तीनों मित्रों से पूछना चाहता हूं कि 11 वर्षों का एक करप्शन का चार्ज माननीय मोदी जी पे बता दीजिए, एक बड़े भ्रष्टाचार बता दिए, छोटे भ्रष्टाचार बता दीजिए, एक भी आप नहीं गिना सकते हैं। होता क्या था विवेक जी, 11 वर्ष के पूर्व तुष्टीकरण की राजनीति और सीट बचाने के लिए ये तमाम इंडी गठबंधन जो बनी हुई है ना, ये तमाम ऐसे दल मिलकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक राजनीति कर रहे थे। लेकिन 11 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद नीति और नियत दोनों बदली है। भारत का समीकरण बदला है, भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आज जिस तरीके से भारत आर्थिक स्थिति में चौथे पायदान पे पहुंचा है, आज जापान जैसी कंट्री को भारत पीछे करके आगे बढ़ा है। तो ये लेकिन विपक्ष बार बार ये पूछता है आनंद भाई कि जब भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कोविड काल पीछे छूट चुका है, फिर भी हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं? निश्चित तौर पे ये हम लोगों को आत्मनिर्भर कर रहे हैं या फिर लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं? आत्मनिर्भर के मामले में विवेक जी आप देखिए, चाहे हमारे देश की महिलाएं हो, हमारे देश के युवा हो, जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनके आज आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से आज दुनिया को हम जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्यों सरकार पर डिपेंडेंट रहे? कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस का 60-65 वर्षों का कार्यकाल जो रहा, जिनके वजह से आज भी 80 करोड़ लोग, हमें भी इस बात का अफसोस होता है कि लोग लाइन में लगा के फ्री अनाज के लिए लोग खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है जी, कांग्रेस की वजह से। ठीक है, आज 25 विवेक जी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा नीचे से बाहर आए हैं। ये हमारी सरकार का देन है। 11 वर्षों का 25 करोड़ की संख्या बहुत होती है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं। तो ये 80 करोड़ लोग कौन है फिर? निश्चित तौर पे 80 करोड़ यही है ना, ये कांग्रेस की देन थी ना। आज सर देश की आबादी 140 करोड़, 25 करोड़ बाहर आ गए, 80 करोड़ का फ्री में राशन दे रहे हैं, तो ये 80 करोड़ लोग कौन है? ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश की जनता है। गरीब है, गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास है, एलीट क्लास है, कौन सी क्लास है? विवेक जी, जैसे हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लो मिडिल क्लास के लोग हैं, और जिस तरीके से हमारी 11 वर्षों में हमारी सरकार ने मिडिल क्लास के जितना काम किया है, चाहे ओबीसी के लिए, एससी के लिए, ठीक है, के लिए, वो किसी पानी है जी। यश श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं। आपने कहा कांग्रेस की वजह से 80 करोड़ लोगों को मजबूर होना पड़ा है लाइन में खड़े होने के लिए। अगर आप लोगों ने कुछ काम किया होता तो शायद यह स्थिति आज की तारीख में नहीं होती। यश श्रीवास्तव जी। विवेक, एक तो किसान यदि इतना खुश है जितनी ये बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो में फिर से दिखा देता हूँ। घुटनों के बल मध्य प्रदेश में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने गए थे किसान एमएसपी के लिए। इनके साथ अन्याय हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। इस देश में 86,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में किसानों को मनरेगा के लिए, किसानों को नहीं मनरेगा के लिए हुआ है, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कहाँ होता है? इंडेक्सेशन के रिलीफ को हटा के, जिसको दबाव में फिर बहाल किया जाता है। इस देश के ज्यादातर एमएसएमई बंद किए जा चुके हैं। हर नई इंडस्ट्री या तो अडानी चला रहा है, अंबानी या 2-4 इनके गिने चुने लोग। यही कारण है कि अगर आप इस देश में जो कह रहे हैं एमएसएमई के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो कोविड की वजह से आया था ना सर।
नहीं विवेक जी, ऐसा नहीं। जी। एमएसएमई के ऊपर जो इम्पैक्ट आया था वो पूरी दुनिया में आया था, लेकिन इस हम्म। देश में उसके बाद एमएसएमईज के बंद होने का जो रिकॉर्ड है वो सुधर नहीं पाया। अभी जो बात हो रही थी बार बार, देखिए देश की टॉप 1% जनसंख्या आधी से ज्यादा देश की संपदा को कंट्रोल में किए हुए, और देश का निचला 50% वर्ग 3% संपदा पे चल रहा है। इस देश को चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था बताने वाले इस देश की गरीबी का कारण है। अगर टॉप ऊपर के लोगों को हटा दिया जाए तो इस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम इस जीडीपी में सिर्फ 1700 कुछ डॉलर है, जो बहुत कम है, अफ्रीकन देशों के आसपास कहीं आती है। ये सच है। और ये जो फालतू की बातें हो रही हैं और ये जो चापलूसी का और चाटुकारिता का बेशर्मी से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये टाइम पास हो रहा है। देश की जनता इन्हें देखती रहे, सुनती रहे, एक अनजाने भविष्य को लेके सोचती रहे कि होगा होगा होगा, 47 में होगा, 100 साल बाद होगा, 1000 साल बाद होगा। आज के जो लोग हैं उनके पास जो जीवन है, जो समय है, उसको ये सरकार बर्बाद कर रही है। ये आज का सच है। बाकी सब इनकी फालतू बातें जो इनको कहीं पर सिखाई जाती हैं, इनको पूछिए 80 करोड़ लोगों को अगर कांग्रेस ने गरीब किया है तो ये क्यों नहीं अपनी उस बेनामी संस्था से पैसा खोल देते जनता के लिए।